गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मैं बता दूं अभी तक जो है जितने भी आपके लेसन सेकंड टर्म्स में आने वाले हैं उनकी वीडियो मैं आपको पहुंचा चुका हूं, चाहे वो मल्टीपल हो, चाहे वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हो, या फिर जो है पूरा का पूरा लेसन जो है शॉर्ट टर्म जो है मैं आपको बताना हो। ये सारी वीडियो बन चुकी है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को देखें ताकि जो है आपके मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्सक्राइब करना, और चैनल का नाम क्या है, स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। चलिए बात कर लेते हैं आज कौन सा अध्याय हम करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 10। ये अंतिम वीडियो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की और बाकी आप तक पहुंच चुकी हैं। तो आज ये जो उपनिवेशवाद और देहात है, उपनिवेशवाद का मतलब है कि जब हम जो है अंग्रेजों के गुलाम थे, वो जो काल था उस काल में देहात होता है गांव में क्या स्थिति थी, और खास तौर पर हम बंगाल जैसे इलाके की बात जो है इस अध्याय में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, औपनिवेशिक शासनकाल में कितने प्रतिशत से अधिक नीलामी जो फर्जी होती थी। देखिए जो अपने लगान नहीं दे पाते थे जो जमींदार, तो उनकी जमीन जो है वो नीलामी कर देते थे, अंग्रेज सरकार उनकी नीलामी कर देती थी, लेकिन ये फर्जी होती थी। फर्जी का मतलब क्या हुआ ये मैं बताता हूं, लेकिन आपको बताना कितने प्रतिशत। तो 95% जो जमीनें होती थी उनकी फर्जी नीलामी होती थी। देख लीजिए इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि वर्धमान का यहाँ पर किताब में आपका जिक्र आता है कि वर्धमान के जो राजा थे, राजा कोई राजा नहीं था, राजा का मतलब है कि जो जमींदार होते थे शक्तिशाली बड़े जो जमींदार होते उनको राजा ही कहा जाता है। तो जो तेज चंद थे वर्धमान के, उनकी ज़मीन जो है नीलामी करवा दी गई। क्यों करवाई गई नीलामी? क्योंकि जो है सरकार को उसने लगा नहीं दिया, तो उनकी ज़मीन की जो है वो नीलामी हुई। कुर्की जिसको कहते हैं ना, बैंक का लोन आपने ना दो तो बैंक भी आपकी जो जमीन रहन रखी होती तो उसकी नीलामी करता है। क्लियर है? तो वैसे उनकी नीलामी की गई, लेकिन जो अधिकारी जिन्होंने उसकी नीलामी करी उसके बाद उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों ने देखा कि भाई जो नीलामी जिन लोगों ने ली खरीदी वो तो उसी व्यक्ति के थे, मतलब वो तो तेजचंद के ही व्यक्ति थे। तो मतलब जमीन फिर से उसी के पास चले जाती थी जिसकी वो जमीन होती थी, और साथ में क्या किया, लगान भी नहीं दिया और मजे से फिर वो जमीन भी प्राप्त कर ली। तो ये जो है फर्जी जो है वो नीलामी उस समय होती थी। दूसरा क्वेश्चन, 1770 ईस्वी में दशक में बंगाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही, संकट के दौर से गुजर रही थी। उसके पीछे कारण क्या था? उसमें सबसे बड़ा कारण था बंगाल का बार बार अकाल पड़ना। ये कोई भी नहीं था, बंगाल का बार बार अकाल पड़ना। क्यों? 1769 ईस्वी 69 में क्या हुआ कि जो है बारिश कम पड़ी, मानसून बहुत कम पड़ी, और इसके कारण जब पानी कम होगा तो क्या होगा, आपकी फसल बिना पानी से कैसे जो है जीवित रह सकती। तो इस प्रकार जो है फसल नहीं हुई तो जो है अकाल पड़ गया। दूसरी स्थिति अकाल पड़ने की क्या थी कि अंग्रेजों की जो किसानों के प्रति जो नीति थी, है ना, जो आर्थिक नीति जो इन्होंने अपनाई उसका भी खामियाजा जो भुगतना पड़ा जो है, और इसके लिए अकाल बार बार जो है अकालग्रस्त जो है क्षेत्र हो रहा था बंगाल। तो दो स्थितियां जिसकी वजह से बंगाल, तो लेकिन यहाँ पर बंगाल में बार बार अकाल पड़ना। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अलावा और किस देश के व्यापार करने का एक अधिकार। एक तो हो गया भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम, इस कंपनी को भारत के साथ जो है एक अधिकार, मतलब कोई भी दूसरी कंपनी नहीं आ सकती थी। तो एक भारत और दूसरा चीन था जिसके साथ जो है वो एक अधिकार दिया गया था। इन देशों के साथ जो व्यापार कर सकती थी वो 1600 में जिसकी जो स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वही जो है मालिक थी दोनों जगह, किसके, चीन और भारत के। अगला क्वेश्चन, जोतदार किसे कहा जाता था। देखिए जब अंग्रेजों के शासनकाल में जो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो है कुछ बंदोबस्त लागू किए, जिसमें इस्तेमारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त का नाम आपने सुना है। इसके तहत क्या था कि जो जमीनों के मालिक थे वो किसे बना दिया गया था, जमींदारों को बना दिया गया था ना। तो जमींदारों के पास जब जमीनें चली गई तो उस समय तो बड़ा मुश्किल हुआ समय, जैसे कि आपने देखा स्टार्ट में जो है देना मुश्किल हो गया था, लगान देना, तो जो है उनको नीलामी करना पड़ती थी। लेकिन एक समय के बाद जो है जमीनों के जो वैल्यू थी वो बढ़ गई थी। मतलब कैसे बढ़ी, अब जमीन में जो भी चीज़ हम सरसों बो रहे हैं तो एक समय के बाद जो है उसकी जो कीमत थी सरसों की कीमत वो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए। तो उस वजह से क्या हो गया, अब जो उनके पास जो सरप्लस पैसा जो हो गया, मतलब अब जमीन। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कोई किराए का एक मकान लिया, ठीक है, 5000 का किराया मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन जब उस समय फिक्स किया तो वो बहुत बड़ा था 5000 मेरे लिए, और बड़ा मुश्किल हो गया अपना जीवन गुजर करने के लिए। लेकिन 10 साल के बाद जो मेरी पे भी बढ़ी, पे बढ़ती रहती ना, और पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, तो उस वजह से क्या था, अब वो 5000 मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। तो वैसे ही जमींदारों के साथ हुआ, अब जो उनके जो प्रोडक्ट जो भी उन्होंने उगाया उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो मुनाफा ही मुनाफा था। क्योंकि जो कर दिया गया था, भू राजस्व जो कर था वो निश्चित कर दिया। निश्चित का मतलब है
आपको अगर 2 रुपए निश्चित कर दिया तो 2 रुपए ही आपको जो है देना पड़ेंगे ता उम्र। तो इसलिए जो है जोतदार क्या हुए, जोतदार थे वो किसान जो गांव में थे और उनके पास वो धनी अब बनते गए। कोई एक दो गांव है ना, एक दो जो किसान से, क्या ऐसे तो सारे धनी नहीं होते हैं, तो कुछ एक जो लोग थे या जो किसान थे जिनके पास सरप्लस जमीन थी या अच्छी उपजाऊ जमीन थी, उनके पैसे बढ़ते चले गए और इस प्रकार से कोई एक गांव का जो है वो ज़्यादा धनी हो गया किसान। और धनी हो गया तो गांव का वो मुखिया भी बना दिया लोगों ने कि भाई धनी आदमी है, इसको मुखिया बनाया जाए, तो मुखिया भी बन गया। तो ये जो गांव का जो मुखिया था यही जो है जोतदार कहलाए। क्या कहलाए? जोतदार, जिनके अपने पास बड़ी बड़ी जमीनें हो गई। किसके कारण? क्योंकि अब पैसा भी आने लगा और अब उनसे उधार भी मांगने लगे लोग कि भाई मेरे को थोड़ा सा उधारी पैसा दे दो। उधार देने के बाद जो है वो अपने चुका नहीं पाया तो उसने उसकी जमीनें हड़प ली। तो इस प्रकार से वो बड़े जमीनों के मालिक होएगा और उनको कहा गया जोतदार। हो गया जी। 5वां क्वेश्चन ये रहा, जोतदार को किस और नाम से जाना जाता था? हवलदार, घंटीदार, मंडल और उपरुद्ध। ये सारे के सारे नाम किसके थे? जोतदार के। हवलदार, घंटीदार और मंडल, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जमींदारों का वो अधिकारी जो गांव से भू राजस्व एकत्र कर सकता था वह कहलाता था। भू राजस्व एकत्र करता था क्योंकि जमींदार कहाँ चले गए थे? शहर में। पैसे ज्यादा आ गए जमींदारों के पास और वो कहाँ चले गए? शहरों में अपना विलासप्रिय जीवन व्यतीत करने। उनको पीछे कौन करता था भू राजस्व एकत्रित? उसको कहा जाता मंडल, अमला, दिक्कू और लठियाल। वो था अमला भाई, याद रखना। अमला जो था वो जमींदारों की तरफ से ऐसा व्यक्ति था जो क्या करता था? भू राजस्व एकत्रित करता था। 19वीं शताब्दी में आरंभ में बंगाल के गांव में जोतदारों के शक्तिशाली होने का प्रमुख कार्य, मैं बता चुका हूं, फिर भी जोतदारों के बड़े बड़े भाग पर नियंत्रण हो गया था। मतलब बहुत सारे जो है किसानों की जो जमीन थी उनके पास आ गई थी, नियंत्रण में आ गई थी। फिर व्यापार और साहूकार, अब इतना पैसा उनके पास हो गया था, उससे वो व्यापार भी करने लगे। साहूकार भी बन के, साहूकार होता है पैसा देना उधारी के ऊपर और उसका जो है क्या लेना? ब्याज लेना। तो इस तरह का कारोबार वो करने लगे थे। और गांव के सीधे प्रभाव, गांव वाले जो होते थे उनके प्रभाव क्षेत्र में, देखिए जो जमींदार थे चले गए शहरों में, तो गांव में जो साहूकार थे, गांव के जो साहूकार थे या जोतदार थे वही प्रमुख थे वहां पे। और सीधे ही गांव के जो बात मारने वाले किसान किसकी बात मानेगा? साहूकार या फिर जोतदार की बात मानेगा, क्योंकि वो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, जबकि जमींदार कहाँ रहते थे? शहरों में। तो ये बता दिया आपको किस कारण उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया। जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखते थे? अब जमींदार जो थे, जो शहरों में चले गए थे, वो अपनी जमीनों के मालिक बने रहे, उसका नियंत्रण कैसे रखते थे? जैसे मैंने कहा क्योंकि नीलामी हो जाती थी, तो भाई नीलामी के लिए एक तो मैंने कह दिया कि फर्जी बिक्री करते थे, उसी के लोग खड़े हो जाते थे और वही नीलामी ले लेते थे और जमीन फिर से उसी की होगी। दूसरा, रैत जो किसान होते थे, क्योंकि वो अपने जमींदारों के जो है वफादार होते, भाई जमीन अगली बार भी तो उसी से लेनी है ना, जमींदार से ही तो जमीन लेगा, तो इसलिए जो उसके प्रति वफादार रहता था, इसलिए जो है भी उनका जमीन पर नियंत्रण बना रहता था। लठियाल, जो कोई भी अगर मान लीजिए किसी ने बोली जो ऊंची दे दी उनके से ज्यादा, तो भाई उसका काम क्या करता था? जमींदार लठियालों को भेजता था, मरवाता था उनको, तो इसलिए कोई दूसरा जो नीलामी नहीं लेता। तो इस प्रकार से, या फिर एक और तरीका था कि स्त्री के नाम जो कुछ हिस्सा जो है वो रख दो, क्योंकि सरकार ने ये माना था कि स्त्रियों की जो के पास जो जमीन होगी उसकी नीलामी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से ये तरीके थे अपनी जमीन को रखने के लिए, जमीन पर जो है वो अपना मालिकाना हक रखने के लिए। 9वां आता, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्योंकि उस समय हम जो है अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों का ही जो है शासनकाल में जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो यहाँ पर भी जो विश्व में प्रभाव पड़ा वो यहाँ भी पर प्रभाव पड़ता था। अगर विश्व, क्योंकि विश्व भर में उनके क्या थे? उपनिवेश स्थापित थे। भारत ही नहीं, इवन जो है अफ्रीका के बहुत सारे देश उनके, और इवन जो आपका अमेरिका, यूएसए जिसकी बात करते हैं, वहां भी इन्होंने 11 कॉलोनियां जो स्थापित करी। तो विश्व भर में इनके जो उपनिवेश स्थापित थे, इसका मतलब अगर एक जगह का इनका घाटा होगा तो दूसरी जगह भी जो है वहां से वसूली की जाएगी, तो प्रभाव पड़ता था। आर्थिक जो मंदी हुई वो कब हुई थी? 1929 में। याद रखना 1929 में विश्व में आर्थिक मंदी जो है वो हुई थी। और खासकर इसके पीछे कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जिसमें बहुत सारी क्षति हुई थी, जान माल की हानि हुई थी, उसके कारण जो है ये महामंदी आई थी। फिर आता दूसरा, ब्रिटिश शासनकाल में किसानों को रैत, याद रखना ये किसानों को रैत कहा जाता था ब्रिटिश शासनकाल में। इनके दरिद्रता क्यों, गरीबी के पीछे कारण क्या थे? नंबर 1, किसानों से बहुत अधिक भू राजस्व, सही है, उनसे राजस्व बहुत अधिक लिया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे जितने भी जो व्यवस्था स्थापित हुई अंग्रेजों के द्वारा, उसमें क्या था? किसान अंततः बहुत पीसता था, उससे अधिक जो भू राजस्व वसूला किया जाता, चाहे व्यवस्था कोई भी हो।
सरकार के द्वारा कृषि सुधारों की अपेक्षा सरकार ने कोई भी कृषि संबंधी कार्य नहीं किए, कोई नहरें नहीं खुदवाई, कोई कुएं नहीं बनाए, तो इसकी उपेक्षा की गई, इसलिए जो है उनकी जो है हालत गरीबी वाली हुई। साहूकार किसानों का बहुत शोषण का, साहूकार का जो पैसा देते थे किसानों को, किसान की जो है जब पैदावार कम होगी, उसके जो अनाज है उसकी कीमत कम होगी, तो क्या करेगा वो पैसा किससे लेगा, साहूकार से लेगा, और साहूकार का कभी जो है वो उसका सूद जो है वही खत्म नहीं होता था, तो इसके कारण जो है उनकी स्थिति और भी हो गई खतरनाक। तो दरिद्र बचने के ये तीनों कारण, मतलब उपयुक्त सभी। 11वां प्रश्न ये रहा, वो किसान जिसकी अपनी संपत्ति नहीं थी लेकिन वह पट्टे पर दूसरे किसानों की भूमि जो है लेते थे, किसानों से भूमि लेना और उसे जोतना, उसे क्या कहा जाता, उन्हें कहा जाता था सिक्कमी रैत। एक वो रैत किसान, लेकिन सिक्कमी रैत क्या होते थे, जो दूसरों की भूमि, दूसरे किसानों की जो भूमि जो है लेते थे, किसके लिए, जमीन बोने के लिए जो है कुछ शर्तों के ऊपर, तो उसे कहा जाता सिक्कमी रैत। अगला क्वेश्चन आता है 12वां, वो है ब्रिटिश शासनकाल में दस्तकार क्यों, दस्तकार क्या हुए, जो कारपेंटर है, जो या तो बर्तन बनाते हो या किसी भी तरह का काम, जो रंगने रेजने का काम करते हो, तो ये दस्तकार जो है बर्बाद हो गया। कपड़ा बनाना हो, बुनना हो, ये सारे दस्तकारी के उस समय जो है वो काम थे। तो ये बर्बाद क्यों हुआ ब्रिटिश शासन के आने पर, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये सारे कोई भी नहीं है, इनको ध्यान से देखेंगे कोई नहीं है, लेकिन मुक्त व्यापार की नीति जो है, याद करना, मुक्त व्यापार की नीति जो अंग्रेजों के द्वारा जो है वो अपनाई गई थी 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट के अनुसार। चार्टर एक्ट जो है क्या लेकर आया कि विदेश से, विदेश कौन हुआ, इंग्लैंड से जो बना हुआ माल आता था, वहां उद्योगीकरण हो चुका था, तो उद्योगों से बना हुआ माल, कपड़ा ही वहां से आ रहा है, मान लीजिए किसी उसकी कीमत जो 4 रुपए है, क्लियर हो गया, जब वो यहाँ भारतवर्ष में आएगा तो यहाँ पर उसको टैक्स लगेगा, टैक्स लग गया 4 रुपए, तो कितना बन गया, उसकी कीमत बन गई 8 रुपए, क्लियर हो गया, 8 रुपए। लेकिन अब यहाँ से जो बना हुआ माल था उसकी कीमत है 6 रुपए, कितनी है, 6 रुपए। तो जब वो टैक्स लगता था उसकी कीमत होगी ज्यादा, तो इसलिए लोग किसको सामान को खरीदेंगे, 6 रुपए को खरीदेंगे 8 रुपए। लेकिन अब क्या हुआ, मुक्त व्यापार हो गया। मुक्त व्यापार का मतलब है कि अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि भाई भारत अब उनका हो गया, अपना देश हो गया था, अब टैक्स नहीं लगेगा। अब उन्होंने कहा फ्री, मुक्त करो, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लिए जाएंगे। जब टैक्स 4 रुपए नहीं लिए जाएंगे तो सामान की कीमत क्या रही, 4 रुपए। अब उनका सामान सस्ता बिकने लगा, तो ये सामान ना लेकर अब लोग कौन लेते थे, ये, क्योंकि मशीनों में बना हुआ जो माल होता था वो साफ सुथरा सुंदर भी होता था और उसकी कीमत भी कम होती थी। तो इस प्रकार से क्या हमारा जो घरेलू उद्योग धंधे थे, दस्तकारी जो थी वो खत्म होगी। जो क्या बनाते थे, घरों में ही कपड़ा तैयार करते थे, है ना, खड्डियों के ऊपर, वो खत्म हो गया। कारपेंटर का काम जो है, या फिर जो है लकड़ी बढ़ई का काम, ये सारे चीजें जो उद्योग, जो हमारे लघु उद्योग थे वो खत्म हो गए, किसके कारण, मुक्त व्यापार नीति के कारण। फिर आता है 13वां क्वेश्चन, उपनिवेश शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व बंदोबस्त भारत में लागू हुआ था। ये 3 तरह के बंदोबस्त थे, इस्तेमाली जो स्थायी बंदोबस्त भी कहलाता था, फिर आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो किसानों के साथ किया जाता है, और महालवाड़ी बंदोबस्त। इन तीनों के नाम याद रखने, और बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो समझ लीजिए क्या क्या ये क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, देखिए बंगाल में सर्वप्रथम जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, लेकिन आपको बताना किस डेट को, तो वो डेट है 1793 में। सीधे तौर पर याद रखना, 1793 में बंगाल में। करने वाला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ हुआ था, बंगाल। बंगाल में कौन कौन से राज्य, आजकल के वर्तमान उड़ीसा भी उसी में, बिहार भी उसी में, पश्चिम बंगाल भी उसी में, ये सारे क्षेत्र जो है, तो लगभग 19% याद रखना, 19% भूमि के ऊपर जो है वो कौन सा बंदोबस्त लागू किया गया था, वो था स्थायी बंदोबस्त। क्लियर होगा, किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और इससे पहले जो व्यवस्था, कई बार ये भी पूछा जाता है कि इससे पहले क्या व्यवस्था थी, भाई 1772 ईस्वी में, यार 1772 ईस्वी में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है एक 5 साल का ठेके कर व्यवस्था जाती, 5 साल के लिए ठेका दे दिया जाता था जमीन का, ये व्यवस्था भी रही है इनसे पहले, स्थायी बंदोबस्त से पहले। फिर 1777 ईस्वी में एक और व्यवस्था शुरू हुई, वो क्या थी, वो थी कि बजाय 5 साल के 1 साल के लिए ठेका दिया जाना। बोली भाई सबसे ऊंची बोली जो देगा उसको जो है जमीन का मालिक को, वो हुआ 1 वर्ष के लिए। लेकिन अब 1 वर्ष में कौन अपना पैसा वहां बर्बाद करेगा, क्योंकि एक मान लीजिए मैंने कुआं बनाना है, क्योंकि कुआं के पानी व्यवस्था करूंगा तो मैं उसको सुधारूंगा तब जब मेरे को वो मालिकाना हक ज्यादा समय के लिए मिले। तो इस तरह क्या ये जो स्थितियां थी, ये जो है बदतर थी, मतलब इससे ना ही किसानों को फायदा हुआ, ना ही सरकार को मुनाफा हुआ। तो इसलिए जो है ये व्यवस्था स्थापित की गई, इस्तेमारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मैंने कहा था, इसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। स्थायी बंदोबस्त है विशेषता नंबर 1 कि जमीन भूमि का स्वामी मालिक, जमींदार को भूमि का स्वामी। एक जमीन मालिक कौन हो गया, अंग्रेजों ने किससे बनाया, जमींदार को, किसानों को नहीं बनाया, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना लिया। दूसरा कि जो भू राजस्व था उसकी दर जो थी वो स्थायी कर दी गई, स्थायी। अगर 2 रुपए निश्चित हो गया तो 2 रुपए ही देना पड़ेगा
जब तक जो है वो चला है। क्लियर हो गया। तीसरा, इसका जो भू राजस्व दर था उसकी बहुत ऊंची दर थी, वो थी 10/11। मतलब 11 किलो अगर अनाज हुआ तो कितना देना पड़ेगा, 10 किलो। तो कितना भारी वो देना पड़ता था। तो ये ज्यादा दर थी, ये इसकी जो है वो घाटे वाला सौदा था। क्लियर हो गया। बाकी ठीक था, लेकिन ये सबसे खतरनाक स्थिति यही थी कि उसका जो दर थी वो बहुत ऊंची थी। क्लियर हो गया। तो ये इसकी विशेषता है। अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप बताइए कहाँ इसको लागू किया गया था, कितने प्रतिशत के ऊपर किया गया था, किसने किया था, और उसकी विशेषताएं बता दीजिए। 3 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। इसी तरह से अगला जो दूसरा आता है वो आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत का मतलब होता है किसान। किसानों के साथ जो समझौता किया गया, बंदोबस्त किया गया, उसे कहा जाता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कब किया गया, 1820 ईस्वी। याद रखना 1820 ईस्वी में। कहाँ किया गया, ये आज का जो चेन्नई है जिसे मद्रास कहा जाता था, 1820 ईस्वी में। और करने वाले कौन थे, ये भी आपको पता होने से, करने वाले कौन थे, थॉमस मुनरो। कौन थे, थॉमस मुनरो। और उन्होंने कैप्टन रीड की सहायता से, जो उनके अधिकारी थे कैप्टन रीड, उनके सहायता से इन्होंने जो किया था। लेकिन इसमें 51% भूमि, याद रखना 51% भूमि, मतलब इससे भी ज्यादा बंगाल के जो हुआ इस्तेमारी बंदोबस्त, उससे ज्यादा 51% भूमि के ऊपर जो है ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो लागू किया गया था। अब किसके ऊपर किया गया था, मद्रास में सर्वप्रथम शुरू किया गया, मद्रास के बाद बंबई में आ गया, और बंबई के बाद ये असम के क्षेत्रों में भी जो है इसी बंदोबस्त के तहत जो है वो लागू किया गया, रैयतों के साथ, किसानों के साथ। क्लियर हो गया। इसकी विशेषताएं क्या थी ये समझ लेते हैं। ये समझ लिया ना, ये जमींदारों के साथ था, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ था, किसानों के साथ था। ये मैंने कह दिया, सीधे ही किसानों के साथ था। फिर सरकार के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि सरकार ने अब यहां पर पैसा जो साहूकारों के पास आता था वो भी अपनी झोली में डाल दिया। कैसे, पहले ये व्यवस्था स्थापित हुई। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जो लगान वसूल करते थे वो कौन थे, जमींदार थे। उन्होंने ले लिया 11 रुपए का जो है उनसे हर्जाना ले लिया। ठीक है। अब वो डिपॉजिट करेगा 10 रुपए, 1 रुपए अपने पास रखे। तो अब ये हटा दिए गए जमींदार, लेकिन जो है लगान उतना ही था, 11 रुपए ही लिया जाता था। मतलब जो पैसा अब जमींदार को जाता था वो सीधा कहां जाने लगा, किसको जाने लगा, सरकार को जाने लगा। तो लाभकारी किसके लिए हुआ, सरकार के लिए हुआ, है ना। लेकिन किसानों को इसका ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि जो इसकी जो दर थी वो 45 से 55% ही अधिक थी, और इससे क्या हुआ, इनको नुकसान हुआ। किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो चाहे ये बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, दोनों से ही किसानों को जो लाभ नहीं था। ये अलग बात है कि यहां पर थोड़ी सी इतनी कर चीज थी कि जो किसानों को मालिक बना दिया गया था, जबकि यहां पर जमींदारों को। चलिए अगला जो तीसरा जो है, तो जैसे जैसे आगे नए नए जो है बंदोबस्त आते गए, महालवाड़ी बंदोबस्त इन दोनों से अच्छा था। पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त आया, तो उसके बाद थोड़ा सा चेंज करके जो है वो किसानों के साथ किया गया, उसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया। उसमें थोड़ा सा जो है पहले से ज्यादा अच्छा था, लेकिन महालवाड़ी जो है इनमें जो दोनों में गलतियां थी उसको सुधार कर जो है इसे किया गया। तो कब हुआ था, 1822 ईस्वी में। पहले 1793 ईस्वी में आया, फिर दूसरा जो है वो 1820 ईस्वी में, या 1822 ईस्वी में जो महालवाड़ी बंदोबस्त। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त। अच्छा, इसके बारे में महालवाड़ी जो बंदोबस्त था, ये मैं बता दूं कि किसके द्वारा, महालवाड़ी जो बंदोबस्त था इसको लागू किया गया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और बाद में पंजाब में भी इसको लागू जो है वो किया गया। किसकी बात करें, महालवाड़ी। अब महाल देखिए, गांव का जो समूह होता है उसको कहा जाता है महालवाड़ी। तो इसका मतलब गांव के समूह के साथ जो किया जाता था उसको महालवाड़ी बंदोबस्त जो कहा जाता था। अब इसमें क्या होता था, गांव का समूचा भाईचारा, याद रखना ये शब्द, गांव का जो समूचा भाईचारा। देखिए गांव में क्या होते थे, लोग जो है बड़े भाईचारे के साथ रहते थे, तो इसलिए याद रखना गांव का जो भाईचारा होता था उसके साथ ये किया जाता था। समझ आई बात, क्या, महालवाड़ी बंदोबस्त कि पूरे ही महाल का, पूरे ही गांव का जो लगान निश्चित कर दिया, मान लीजिए 100 रुपए हो गया, लेकिन इसमें ख्याल किया जाता था कि जो है 100 रुपए जो लगान निश्चित कर दिया गया है वो पूरे गांव का है, पूरे गांव का है, एक किसान का नहीं है। थोड़ा सा आगे मैं जो चलता हूं, देखिए गांव के समूचे भाईचारे के साथ इसको किया जाता था। नंबर 1, किसान के लिए अलग अलग से, लेकिन इसमें किसान का अलग अलग भू राजस्व भी पृथक किया जाता था कि ये किसान, क्योंकि किसानों के पास अलग अलग तरह की भूमि थी, किसी के पास ज्यादा थी, किसी के पास कम थी, तो भू राजस्व भी उसी तरह से निश्चित था। तो किसानों का अलग अलग जो है भू राजस्व निश्चित होता था, लेकिन मैंने कहा कि पूरे गांव का ही लगान जो है वो देना पड़ता था एक मुश्त में इकट्ठे मिलकर। तो 100 रुपए निश्चित कर दिया गया, तो 100 रुपए सभी मिलकर देंगे। इसका फायदा क्या था, ये कि भाई मान लीजिए किसी किसान, मान लीजिए मेरे पास जो, मेरे को निर्धारित कर दिया गया 2 रुपए, मुझे 2 रुपए देने हैं,
लेकिन उस वर्ष मेरे को उन 2 रुपये की जरूरत थी, क्योंकि बच्चे की मैरिज थी। उससे मैंने कहा भाई सभी जो समूचा भाईचारा था गांव के, जो जितने भी भाई भाई वो जो मतलब एक ही गांव में रहने तो भाई भाई माना जाता है। तो मैंने उनको कहा भाई लोगों कि मैं जो है इस बार 2 रुपये नहीं दे पाऊंगा, प्लीज़ मेरा जो लगान है तुम ही डाल दो अपनी ज़मीन से थोड़ा थोड़ा करके, कुछ पैसे तो आएंगे हिस्से में सबके, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इससे क्या होता था कि जो लगान जो उसकी जो समस्या थी वो सुलझ जाती थी और अगली बार वो दूसरे का डाल देता था। तो इससे क्या था, एक तो सरकार की आय निश्चित होगी, वो आनी ही आनी है, दे देते थे, और दूसरा क्या था, इससे फायदा किसानों को हो जाता था। तो तीसरा जो महालवाड़ी बंदोबस्त था वो सबसे बेटर था। फिर आता है 20वां पांचवी रिपोर्ट क्या थी। ये पांचवी रिपोर्ट क्या है, देखिए 1813 ईस्वी में जो है 1813 ईस्वी में जो है वो ब्रिटेन की जो संसद थी, इंग्लैंड की जो संसद थी, वहां पर कंपनी ने जो है, कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और ये हर वर्ष जो है देना पड़ती थी कि भाई क्या चल रहा है भारतवर्ष में, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, ये रिपोर्ट देना ही पड़ती, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी थी, वो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो वहां पर ब्रिटिश संसद में जवाबदेही बनती थी उनकी, वो अपना जो है एक रिपोर्ट पेश करती, तो उसको कहा जाता है। लेकिन वो उस वर्ष में 5वीं रिपोर्ट थी, और इसलिए 5वीं रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है। तो ये कैसी थी, लेखा जोखा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतवर्ष में क्या कर रही है उसका लेखा जोखा था। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अगला आता है झूम खेती किसे कहते हैं, झूम बराबर झूम, गाना सुना ना। तो भाई झूम खेती क्या थी, देखिए ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं आदमी, आग लगाई है झाड़ियों को जो है, और इसके साथ साथ उनको जो है साइड में किया जा रहा है, कुदाल हाथ में लिया है। तो इस खेती को जो जमीन, देखिए पहले क्या होता, हमारे पास उर्वरक तो होती नहीं थी कि खाद फेंक की खाद कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई इस तरह का इजाद था ही नहीं। तो जो पहाड़िया लोग थे, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, जो है एक क्षेत्र को साफ कर देते थे और उसमें जो है अपने कुदाली से जो है खुरचते थे, है ना, खोदते थे, और उसके बाद जो है बीज बोझ देते थे, और इस प्रकार से कृषि करते थे। अब पेट के लिए अनाज तो चाहिए, और इसी तरह जब 2-3 साल के बाद जब इसकी उर्वरकता खत्म हो जाती तो फिर अगले क्षेत्र में चले गए, पेड़ काटे, झाड़ियाँ करी, इसी तरह से वहाँ नया बनाया खेत, और इस प्रकार से इसे कहा जाता था झूम खेती, समझ लीजिए। और ये कौन करते थे, अभी बताया मैंने, पहाड़िया लोग जो पहाड़ों में रहते थे, राजमहल की पहाड़ियाँ, बांग्लादेश में जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये भी बाद में बताऊंगा कि राजमहल की पहाड़ियों को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन रहते थे, पहाड़िया लोग। कौन रहते थे, पहाड़िया लोग। जैसे हमें हिमाचल में कहा जाता है पहाड़ी, तो उसी प्रकार वहाँ भी पहाड़ी इनको कहा जाता था, और वो क्या करते थे, झूम खेती करते थे। अगला क्वेश्चन है कि इनकी मुख्य विशेषता क्या थी। एक मैंने बता दिया कि वो झूम खेती करते थे, दूसरा वो समूह में रहते थे, समूह में, समझ गए ना, इकट्ठे मिलकर रहते थे, उनके में भाईचारा था इसलिए इकट्ठे मिलकर रहते थे। वनों का उनके जीवन में बहुत महत्व था। देखिए उनके जो घरों से लेकर सारी व्यवस्था, अगर घर की बात करें, उनको जो झोंपड़ियाँ होती थी वो इमली के पेड़ों के बीच में होते थे। इमली का पेड़ में क्या होते हैं, कांटे होते, तो उससे क्या होती है, रक्षा हो जाती थी, जंगली जानवर, भयंकर जो जानवर होते हैं उनसे बचाव हो जाता था रात को। और उनके जो घर होते थे उनके पास जो है वो आम का वृक्ष जरूर होता, क्योंकि आम की होते छाँव जो है बहुत घनी छाँव होती है, और आम भी मिलते हैं, साथ में फल भी मिल गया। और इसके अलावा वनों से लकड़ी प्राप्त करना, वनों से ही घास अपने चारा अपने पशुओं के लिए लेना, फल फ्रूट लेना, कंदमूल लेना, ये सारे गांव उनका जो है निर्भरता जो है पूरी तरह से किसके ऊपर थी, जंगलों के ऊपर थी। इसलिए वो जंगल की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और कभी भी उन्होंने जमीन को अपना मालिकाना हक नहीं कर बताया कि ये मेरी जमीन है, ये फलाने तेरी जमीन है, फलाने तेरी जमीन है। वो सारे क्षेत्र को ही अपना जो है वो मानते थे। क्लियर है। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, पहाड़िया लोगों के बारे में, ये इनकी विशेषता थी। और यहाँ पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं थी भाई, कपास की खेती वो नहीं जानते थे, ना करते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे। ये पहाड़ों में रहते थे, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उनके ऊपर ये कई बार आक्रमण करते थे, क्योंकि ये इनको तीर धनुष चलाना जो है बहुत जो निपुण थे। तो ये क्या करते थे, अकाल के समय जब कभी भी पहाड़ों के ऊपर कोई खेती नहीं हुई, बारिश कम हुई, तो अनाज को प्राप्त करने के लिए क्या जाते हैं, मैदानों में, क्योंकि मैदानों में हमेशा बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा होता था, इस वजह से फसल हमेशा होती थी और वहां पर अनाज की कमी नहीं होती थी। तो अनाज को प्राप्त करने के लिए करते थे। दूसरा, मैदानी लोगों को डराने के लिए, उनको ताकत, ताकि वो डरे रहे हमेशा, और जब कभी या तो अपने आप ही हमें जो है अनाज छोड़ दें, या तो जब हम आए तो जो सब कुछ छोड़ के भाग जाए, इस प्रकार से हम अनाज प्राप्त कर लें। और बाहरी लोग कौन से हो गए कि जब जो है यहाँ पर मुगलों का राज था तो मुगल बाहरी हो गए, और जब जो है ब्रिटिश लोग आए तो वो उनके बाहरी लोग, तो बाहरी लोगों को भी बताना कि भैया हमारा भी कुछ हिस्सा है यहाँ पर, आप हमारे साथ जाति नहीं कर सकते, तो उनको भी बताने के लिए उनके ऊपर भी आक्रमण ये करते थे, अपनी स्थिति को बताने के लिए। 24वां, पहाड़ी लोग खेती के लिए कौन कौन से उपकरण प्राप्त करते हैं, उपकरण बताने, अभी बता दिया मैंने, हल, दराटी, ट्रैक्टर या कुदाल। कुदाल के द्वारा, सिर्फ एक कुदाल ही उनके पास रहता था, क्योंकि भाई ये
दराटी वगैरह इस तरह का औजार नहीं चलाते थे जिससे जो है जंगलों को जो है काटा जा सकता है, जंगलों को या काटना नहीं चाहते थे। और ना ही वहाँ पर जो हल के द्वारा कृषि ये करते थे, कुदाल से कृषि करते थे। अगला क्वेश्चन है बुकानन कौन था? देखिए बुकानन जो है वास्तव में क्या था, ये इनका चित्र है, ये चिकित्सक था। कहाँ? बंगाल में चिकित्सक का काम इसने जो है 4-5 साल तक जो वहाँ पर किया। लेकिन बुकानन का एक और कार्य था कि ये जमीन का सर्वेक्षण बड़े अच्छी तरह से, जमीन का सर्वेक्षण करना भी इनको बहुत अच्छी तरह था कि कौन सी जमीन में क्या उपजेगा ये अच्छी तरह से जानते हैं, किस जमीन में कौन सा मिनरल्स मिलेगा, कहीं लोहा तो नहीं मिलेगा, कहीं कोयला तो नहीं यहाँ से मिलेगा, तो ये सारा इनको जानकारी रहती थी। और क्योंकि ये चिकित्सक थे इसलिए जो है इनको जो है वो पहाड़ियों से भी भय नहीं होता था, क्योंकि कई बार उनकी भी चिकित्सा करते थे तो उनके प्रति उनका जो दया भाव जो है वो बना रहता था। इसलिए उन्होंने, यही व्यक्ति थे जो कभी जो है डरते नहीं थे उनसे, और उन्होंने उन पहाड़ियों का निरीक्षण किया। जब पहाड़ियों में घुसे और गया देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि ये हमारे लिए बहुत, वहाँ पर तो बहुत सारी ऐसे मिनरल्स हैं जो ज़रूरत है, उससे हम पैसा कमा सकते हैं, या ऐसी अगर हम उनको पेड़ काट दें तो वहाँ पर किसी चीज़ की विशेष तरह की चीज़ जो है कृषि कर सकते हैं, नील की खेती कर सकते हैं। तो ये फ्रांसिस बुकानन ही था जो कंपनी को जो है किसी भी ज़मीन के बारे में बताता था कि वहाँ पर क्या उगाया जाना चाहिए, किस तरह की खेती की जानी चाहिए। और आगे भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए चिकित्सक थे। फिर आता है संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? संथाल लोग थे, पहाड़िया लोग, समझ के आप पहाड़ों में रहने वाले थे। हुआ क्या, जो यही संथाल जो फ्रांसिस बुकानन था 1800 ईस्वी में जो है एक गांव में गए। कहाँ? राजमहल की पहाड़ियों में जो है एक गांव था नीचे, मतलब मैदानी क्षेत्र में। तो वहाँ पर जो कृषि करने वाले जो लोग थे वो अजीबोगरीब किस्म के लोग थे और बड़े मेहनती लोग थे। और उन्होंने जो खेती कर रखी थी वो थी तंबाकू की, और जो है वो जिससे तेल बनता है सरसों का, और बहुत उत्तम किस्म की जो है सरसों उगाई हुई थी और बहुत मेहनती थी। बस यही उनको दिमाग में जो है ये खनक जाता है कि ये जो लोग हैं कौन है। तो पता लगा ये संथाल लोग। कौन लोग हैं? संथाल लोग। और संथाल लोगों को लेकर आए थे जमींदार, पहले अपने खेतों में काम करना, ठेके के ऊपर देते थे जमीनें और उसे करते थे। तो भाई ये जो संथाल थे, अब उनका जो है उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश जो उस समय के जो कंपनी थे के शासक थे उनको कहा कि भाई संथाल लोग हैं इस तरह के फलानी जगह के ऊपर, आप उनको लाइए और उनसे खेती करवाइए, यही पहाड़ियों से लड़ेंगे भी और खेती भी करेगा, हमें मुनाफा भी होगा, नहीं तो हमारे लोग बिना मतलब में मारे जा रहे हैं। तो और ऐसा ही हुआ, संथालों को लाएगा। कब लाया गया? 1800 के बाद लाया गया। और माना जाता है कि 1853 ईस्वी में स्थिति ये थी, 1851-53 की स्थिति ये थी कि उस पहाड़ी, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, जो पहाड़ी जो जगह जहाँ पहाड़िया लोग रहते थे वहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 82,000। तो ये लोग जो कृषि, उत्तम प्रकार की कृषि जो करते थे। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ही था ना, वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे किसी भी तरह से। अंग्रेजों ने अलग से लूटा और जो साहूकार थे उनको लूट रहे थे, इसलिए संथालों ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिशों के खिलाफ। कब किया गया था? ये 1855 ईस्वी में। याद रखना, 1855 ईस्वी में जो है विद्रोह कर दिया था। लगभग 60,000 संथालों ने जो विद्रोह कर दिया था। सही डेट थी 7 जुलाई 1855 ईस्वी में। और बड़ी निमरता से जो है इनका दमन जो है कर दिया गया था, जिसमें राजा जो है, यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम मेहताब चंद, उन्होंने जो अंग्रेजों का साथ दिया, उस प्रकार संथालों को कुशल दिया गया। फिर अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन से संथालों का प्रसिद्ध नेता जिनके अंडर इन्होंने जो है ये विद्रोह किया था 1855 में, वो कौन थे? क्या वो सिद्धू माझी थे या कान्हू माझी थे, या दोनों ही था? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोनों ही। तो ये दोनों, सिद्धू माझी और कान्हू माझी, ये सिद्धू माझी का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, दिक्कू कौन थे? क्या वो जमींदार थे, जोतदार, साहूकार या रैयत? सही उत्तर है साहूकार, जो पैसे के बदले में सूद हासिल करते थे। डेविड रिकार्डो कौन था? ये इनका फोटो है। डेविड रिकार्डो जो है इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। कौन थे? इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री का मतलब ये किसी भी जगह के ऊपर, देखिए अगर उन्होंने बंगाल का निरीक्षण किया था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ पर एक समय के बाद क्या होंगे, जो साहूकार होंगे, सॉरी जो जमींदार होंगे, अगर उनके ऊपर टैक्स पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो वो बहुत धनी हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि जितना भी जो आप वसूल करते हैं, अगर उनके पास जो बचा हुआ जो पैसा है वो ज़्यादा है तो उससे क्या करेंगे, वो उस पैसे से और पैसा कमाएंगे। और वो कहते थे कि इस पैसे के ऊपर भी सरकार को टैक्स लगाया जाए। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वो उन्होंने हिसाब किताब उस समय लगाया था, और बाद में वही चीज़ जो है बंगाल में हुई थी, और जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था। अगला आता है 30वां क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ था? भाई अमेरिकी गृह युद्ध क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इससे भारतवर्ष में जो है वो मुनाफा या घाटा हुआ था। हुआ कि अमेरिका में जो है जो युद्ध हुआ था, अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ था, वो 1861 से लेकर 65 के बीच में जो है वो चला था। 1861 लेकर 1865 के बीच में ही अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था।
अमेरिका से, क्योंकि जो है इंग्लैंड जो है हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो इंग्लैंड में जो उद्योग प्रारंभ हो गए थे, औद्योगिकरण सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ और यहीं पर इनकी बस्तियां भी स्थापित थी। तो भाई जो कच्चा माल था वो कहाँ से लेता था? अमेरिका से। क्या चाहिए होता? कपास। उत्तम किस्म का जो कपास था वो अमेरिका से लेता था। लेकिन अब यहाँ गृह युद्ध, अब गृह युद्ध क्या था यहाँ पर देखिए कि 1860 ईस्वी में जो है गृह युद्ध छिड़ा इन दोनों राज्यों के बीच। जो ऊपर वाले उत्तरी जो राज्य थे, जो नीले नीले है ना, इन राज्यों में जो उद्योग अधिक थे और नीचे वाले में जो कृषि प्रधान थी, इसमें कृषि की जाती थी, इनका अर्निंग का सोर्स जो कृषि था, और यहाँ उद्योग प्रधान थे। उद्योगों में दासों की जितनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दास वहाँ तो लायक लोग चाहिए ना, जो स्किलफुल आदमी है वही चाहिए। तो यहाँ पे जो है जो कृषि का काम करने के लिए दासों को लाया जाता था। कहाँ से खरीद कर, कहाँ से लाया जाता? भर के। आपको मालूम है, पढ़ा अपने दास प्रथा के बारे में, तो वो अफ्रीका महाद्वीप से पकड़ कर काले काले लोग ना पकड़ के लाए जाते, तो इन जगह के ऊपर उनको काम लिया जाता, कृषि का कार्य लिया जाता था। 1860 ईस्वी में कौन आया? अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यूएसए की बात कर रहे हैं हम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो उन्होंने जो दास प्रथा को बंद करने का जो है वो अभियान चलाया। इससे क्या हुआ? इन दोनों के बीच में ये चाहते थे खत्म हो, ये चाहते ऊपर वाले चाहते थे, अब उत्तरी वाले कहते थे कि ये खत्म होनी चाहिए दास प्रथा, और नीचे वाले कहते हैं नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको जरूरत थी उस चीज़ की। तो इसका गृह युद्ध हुआ। लेकिन हम भारत के उसमें देखेंगे हम इसको कि जब 61 से 65 तक जो है ये इनका गृह युद्ध हुआ, तो भैया यहाँ से जो है उनको कच्चा माल नहीं मिला। इस कारण जो भारतवर्ष से वो कच्चा माल ले जाने लगे। ज़्यादा जो मांग हुई किस चीज़ की? कपास की। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है कपास को उगाया गया। लेकिन 65 में एकदम से ही कपास को बंद कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका से आने लगी। तो इससे जहाँ जो है जो उद्योग जो है कपास का एक समय चला था, मांग हुई थी, जिससे किसानों को फायदा हो रहा था, वो फिर बाद में घाटे का सौदा हो गया। तो ये अमेरिकी गृह युद्ध का इसका आरंभ जो है वो उसका क्या प्रभाव पड़ा था वो मैंने बताया। दक्खन विद्रोह कब हुआ? तो 1861 में हुआ था अमेरिकी गृह युद्ध, आपको याद रखना है। दक्खन विद्रोह भी हुआ। देखिए, दक्खन हुआ कि भारत के दक्षिण में जो विद्रोह हुआ, और दक्खन की बात करें तो दक्खन की बात आएगा वो है मुंबई के साथ लगा हुआ पूना क्षेत्र से। पूना से जो है ये जो विद्रोह था, दक्खन विद्रोह, ये प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? पूना की बात। और ये जो पूना की बात है 22 मई 1875 ईस्वी में जो है, याद रखना डेट भी आपको, यहाँ मैं डेट नहीं बता रहा है, अगर 1875 भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। पूना जिले का एक गांव था जिसका नाम था शायद सुपा गांव था, वहाँ से ये शुरू हुआ था और जाकर ये अगले अहमदनगर तक जो है ये फैल चुका था। और उसमें क्या था? साहूकारों की दुकानें चला दी गई, क्योंकि जो किसान, देखिए किसानों ने ये विद्रोह किया था। किसान किससे दुखी थे? एक जमींदारों से दुखी थे। फिर वहाँ के जो साहूकार थे उन्होंने तो उनका और भी दमन कर दिया, उनकी ज़मीनें छीन ली और उनके ऊपर सूद से सूद लेते गए। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है दक्षिण में जो विद्रोह शुरू हो गया था, और उनके घरों को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, उनको जान माल का हानि हुई, उनको मारा गया। तो ये दक्खन विद्रोह जो है हुआ था कब? 1875 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत के दक्षिण में जो है पूना से ये आरंभ हुआ था। तो कब हुआ था? 1875 और 78 में। तो इस प्रकार से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने अभी तक आपसे इस अध्याय से पूछ लिए हैं। आपके 3 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी भी होगी और एक तरह से 1 नंबर की तैयारी भी होगी। तो मेरा मकसद यही रहता है कि आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर आएँ, और आगे भी रहेगा, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाली हों वो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच चुकी है, देखने की जिम्मेदारी अब आपकी रहती है। तो इसलिए जल्दी से मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितनी भी और नई वीडियो आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अच्छे से मेहनत करिए, मेरा फल वही है, मेरी गुरु दक्षिणा वही है कि आपके अच्छे नंबर आएँ। इसी आशा के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।